नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में होने वाले 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में से खींवसर को अगर सबसे हॉट सीट माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और खींवसर का जो परिणाम है वह बहुत सारी बातें तय करेगा। एक तो खींवसर का जो उपचुनाव का परिणाम आएगा वह यह बात तय करेगा कि खींवसर जो अब तक हनुमान बेनीवाल का अभेद्य किला बना हुआ है, आरएलपी का अभेद्य किला बना हुआ है, क्या वह किला अपनी ताकत को बरकरार रख पाएगा या उसमें दरार पड़ चुकी है। दूसरा, खींवसर का उपचुनाव मारवाड़ की जाट राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा, जिसमें हनुमान बेनीवाल का पिछले 15 साल से लगातार दखल बढ़ा है और उस दखल के चलते बहुत सारी सीटों पर परिणाम उलट पुलट होते रहे हैं। तीसरा, क्या हनुमान बेनीवाल राजस्थान की जाट राजनीति में आगे आने वाले समय में फिट और सर्वमान्य नेता बन सकते हैं, यह भी खींवसर का परिणाम तय करेगा। और इसके अलावा यह तय करेगा कि क्या आरएलपी आने वाले वर्षों में और मजबूत होकर उभरेगी या फिर खाली हाथ रहने वाली है। दरअसल आपको याद होगा 2023 का विधानसभा आम चुनाव जब हुआ था तो हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की है, उन्होंने गठबंधन किया था और करीब 40 से ज्यादा उम्मीदवार राजस्थान में इन दोनों के संयुक्त गठबंधन के मैदान में उतरे थे, लेकिन सफलता मिली तो एकमात्र हनुमान बेनीवाल को खींवसर से, वह भी सिर्फ 2000 वोटों से, और बाकी तमाम सीटों पर आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद के संयुक्त उम्मीदवार हार गए थे। यह बड़ा सेटबैक हनुमान बेनीवाल के लिए इसलिए था कि इससे पहले हनुमान बेनीवाल के विधानसभा में 3 विधायक हुआ करते थे आरएलपी के, वह संख्या घटकर सिर्फ 1 हो गई। सिर्फ हनुमान बेनीवाल जीतकर आए और वह अंतर भी घटकर सिर्फ 2000 वोटों का रह गया। हालांकि इसके बाद जब लोकसभा चुनाव आया तो इंडिया गठबंधन से गठबंधन किया हनुमान बेनीवाल ने और उसके बाद वे सांसद बनकर लोकसभा में चले गए। अब चूंकि खींवसर में उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में बहुत सारे मायने यह है कि इस बार हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल पर भरोसा जताने के बजाय अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया। और जैसे ही कनिका बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया, भाजपा और हनुमान बेनीवाल की कट्टर प्रतिद्वंदी ज्योति मिर्धा को मौका मिल गया परिवारवाद पर बात करने का और कह दिया कि हनुमान बेनीवाल परिवारवाद पर बहुत बात करते थे, लेकिन अब क्या कहेंगे, पहले बाई फिर भाई और अब लुगाई, यानी कि परिवारवाद में एक तरह से हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा गया क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया। यह तो आरएलपी हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवार तय करने तक का मामला रहा और भाजपा ने एक बार फिर उन्हीं रेवंत राम डागा पर भरोसा जताया जो 2023 के आम चुनाव में हनुमान बेनीवाल से सिर्फ 2000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन तब की स्थिति और आज की स्थिति में रात दिन का फर्क हो चुका है। अब आप 2008 से लेकर 2023 तक के तमाम विधानसभा चुनाव और उपचुनाव देखेंगे तो उसमें एक बात बहुत कॉमन मिलेगी, जिसमें 3 चुनाव ऐसे रहे जिनमें हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की जीत में दुर्ग सिंह खींवसर का हाथ रहा। अब आप कहेंगे कैसे, तो 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग सिंह ने बसपा के टिकट पर खींवसर से हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस भी थी, लेकिन इन शुरुआती दोनों चुनाव में दुर्ग सिंह ने 40,000 और 35,000 के आसपास वोट लिए और ऐसे में जो जाट वोट का बड़ा हिस्सा था वह हनुमान बेनीवाल के खाते में गया और भाजपा का जो राजपूत वोट है, सामान्य वर्ग का वोट है, वह दुर्ग सिंह के खाते में चला गया और ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीत लिया। और 2023 का चुनाव फिर आम चुनाव जब हुआ तो दुर्ग सिंह खींवसर निर्दलीय के तौर पर उतरे
और 15,800 वोट ले गए और हनुमान बेनीवाल 2,000 वोटों से जीत गए। अब इन तमाम चुनाव जो हनुमान बेनीवाल ने लड़े हैं उसमें एक चीज तो खास बात रही है कि हनुमान बेनीवाल का जो वोट बैंक है वह 2008 में लगभग 58,000 वोट हनुमान बेनीवाल ने हासिल किए। 2013 में वह वोट बढ़कर 65,000 हो गया। उसके बाद में वह वोट बढ़कर 83,000 हो गया। फिर उपचुनाव में 78,000 हो गया और इस बार 79,000 के लगभग हनुमान बेनीवाल ने वोट प्राप्त किए। यानी कि पिछले जो 3 चुनाव और एक उपचुनाव रहे हैं उसमें हनुमान बेनीवाल को और आरएलपी को मिलने वाले वोटों की संख्या लगभग 80,000 के आसपास रही है। और इसमें एक बार कांग्रेस के उम्मीदवार को पिछले जो 5 चुनाव हैं उनमें 70,000 के आसपास वोट मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस का उम्मीदवार कम संख्या यानी 25-30,000 वोटों तक रहा। और पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था, नारायण बेनीवाल चुनाव लड़े थे, तब हरेंद्र मिर्धा और नारायण बेनीवाल के बीच में कड़ी टक्कर हुई थी और मात्र 4,000 वोटों के अंतराल से नारायण बेनीवाल उपचुनाव जीतकर आए थे। लेकिन अब इस उपचुनाव में क्या बदल गया? सबसे पहले तो यह बदल गया कि दुर्ग सिंह खींवसर जो 3 चुनाव हनुमान बेनीवाल को जिताने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे, वे अब भाजपा में जा चुके हैं, भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि वे मैदान में नहीं है। ऐसे में एक तो भाजपा का बड़ा वोट बैंक जो बंटता था वह नहीं बटेगा। ऐसे में जो अंतराल 2000 का 2023 के आम चुनाव विधानसभा में था वह एक तरह से खत्म हो चुका है। और कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है डॉक्टर रतन चौधरी को। और रतन चौधरी को लेकर खींवसर में कोई बहुत ज्यादा ना तो चर्चा है, ना ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ वहां लड़ रही है। अब अंदर खाने कांग्रेस कितना लड़ रही है नहीं लड़ रही है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति में उसमें खींवसर में कांग्रेस फाइट में नहीं है, यह तय बात है। दिवाली के बाद अगर कांग्रेस फाइट में आ सकती है, मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है तो यह एक अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। यही कारण है कि इस बार हनुमान बेनीवाल को पसीना ज्यादा बहाना पड़ रहा है। और अब अगर इस उपचुनाव के परिणाम में किंतु परंतु होता है और आरएलपी के बजाय अगर भाजपा यहां से जीत जाती है तो हनुमान बेनीवाल पर प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही। और यह सवाल भी उठेगा कि आखिरकार उन्होंने अपने सबसे नजदीकी सिपहसालार अपने भाई की जगह अपनी पत्नी को मैदान में क्यों उतारा। यह सवाल निश्चित तौर पर उठेगा अगर परिणाम उलट पुलट होता है। और दूसरा यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या दुर्ग सिंह खींवसर को जो वोट मिलते थे वह वोट क्या वास्तव में भाजपा के टूटते थे। अगर टूटते थे और वह फिर भाजपा की झोली में आ रहे हैं और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को उतना ही वोट मिल रहा है जितना वे हमेशा यानी कि 80,000 के आसपास लेते रहे हैं, तो फिर भाजपा कहीं आगे आरएलपी से निकल जाएगी। और एक बात और खास है कि 2-3 चुनाव हारने के बाद में ज्योति मिर्धा अब पूरी तरह से अपने कंधों पर खींवसर का उपचुनाव लेकर चल रही है। अब उपचुनाव अगर ये लेकर चल रही हैं तो उनका टारगेट सीधे सीधे हनुमान बेनीवाल है कि अगर एक बार हनुमान बेनीवाल को पस्त कर दिया गया, आरएलपी को पस्त कर दिया गया, तो अगले 4 साल तक न सिर्फ ज्योति मिर्धा को अपनी हार का बदला लेने का मौका मिलता रहेगा, बल्कि वे और आक्रामक होकर एक बार फिर नागौर की राजनीति में खुद को स्थापित करने का प्रयास मजबूती से कर पाएंगी। कुल मिलाकर जो खींवसर का उपचुनाव होने वाला है उसमें मैंने शुरू में बताया कि 4-5 चीजें तय हो जाएंगी कि क्या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी लंबी रेस का घोड़ा बनी रहेगी। अगर चुनाव में आरएलपी को जीत मिलती है तो यह बात पक्की हो जाएगी कि हनुमान बेनीवाल अपने दम पर अपनी सीट को हमेशा बचाकर ला सकते हैं, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। दूसरी बात यह पक्की हो जाएगी कि वे मारवाड़ की राजनीति, जाट राजनीति में एक मुख्य धुरी बनकर
आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरा, नागौर की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का कोई स्थानीय नहीं होगा, उनके नजदीकी फिलहाल नहीं होगा, यह बात भी तय हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है और अगर कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर रतन चौधरी मजबूती से चुनाव बनाकर मतदान तक, अगर वोटों की संख्या आम चुनाव में जो कांग्रेस को 27,000 वोट मिले थे, अगर उनसे कहीं 8-10 हजार वोट ज्यादा ले लेती है तो भी चुनाव की दशा और दिशा अलग हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में हनुमान बेनीवाल और आरएलपी खींवसर में जिस आरामदायक स्थिति में हर चुनाव में रहती रही है, वैसी स्थिति इस बार बिल्कुल नजर नहीं आ रही है आज की तारीख में। और जब दीपावली के बाद में चुनाव उठेगा और प्रचार जोर पकड़ेगा और जब बड़े नेता भाजपा के पक्ष में उतरेंगे, कांग्रेस के पक्ष में उतरेंगे और हनुमान बेनीवाल खुद के कंधे पर आरएलपी अपनी पत्नी का चुनाव, खींवसर का पूरा चुनाव उठाकर आगे बढ़ेंगे, तो मुकाबला काफी रोचक और रोमांचक होगा। उस दौरान जो बयान एक दूसरे पर होंगे वह बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एक बयान पूरा चुनाव बदल कर रख देता है एक प्रदेश का। तो यह तो एकमात्र सीट है। अगर किसी भी नेता ने, चाहे वह हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वह भाजपा का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, किसी का भी कोई बयान अगर इस तरह का आया जिसका फायदा दूसरी पार्टी उठा ले जाए, तो एक दिन में चुनाव का परिणाम या समीकरण बदल भी सकता है। कुल मिलाकर खींवसर का यह चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है, न सिर्फ नागौर की राजनीति में, न सिर्फ मारवाड़ की राजनीति में, न सिर्फ जाट राजनीति में, बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी हनुमान बेनीवाल के लिए खींवसर का यह उपचुनाव मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।